हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केडी लर्निंग हब पे। यूपी पीसीएस का टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं हम, जिसमें हमने पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। पार्ट 1 में हमने 50 क्वेश्चंस को कवर किया है। ये पार्ट 2 है जिसमें हम अगेन 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, ये जीएस का टेस्ट सीरीज चल रहा है जिसमें कंप्लीट सारे सब्जेक्ट्स एक साथ हैं, साथ ही साथ करंट अफेयर्स भी हैं, जो आने वाले यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस के एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूपी पीसीएस और बीपीएससी के लिए। ठीक है, सो आप ये टेस्ट सॉल्व करिए और जो भी आपके स्कोर्स आ रहे हैं वो कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और सारे अपडेट्स यहाँ पे मिलते रहे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। ऊषा कोठी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? बिहार, असम, ओडिशा या त्रिपुरा? ऊषा कोठी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो बेसिकली ओडिशा में स्थित है, और बेसिकली ये हीरा कुंड जो डैम है उसके आसपास के रीजन में स्थित है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऊषा कोठी वन्य जीव अभ्यारण्य ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग है बेसिकली, जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन है, बिजली घर और उसके रिलेटेड राज्य को आपको मैच करना है। ठीक है, तो कोठा गुदाम गुदम जो है वो तेलंगाना में है। मेट्टूर जो है वो तमिलनाडु में है। ठीक है, रायचूर जो है वो कर्नाटका में है, और बनक बोरी जो है वो गुजरात में है। ठीक है, तो इस तरह आप इसको जब मैच करोगे तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कोठागुदम इज इन तेलंगाना, रायचूर इज इन कर्नाटका, मेट्टूर इज इन तमिलनाडु एंड वनक बोरी इज इन गुजरात। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस यूपी पीसीएस बनाते हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। दूसरा है, गुरु शिखर पर्वत चोटी गुजरात राज्य में अवस्थित है। इसमें से कौन सा कथन सत्य है? आई होप आप सबको पता होगा कि नर्मदा नदी अमरकंटक प्लेटू से निकलती है। नर्मदा और सोन दोनों ही वहाँ से निकलती है, और जो महानदी है वो भी अमरकंटक से निकलती है। 3 नदियाँ निकलती है और 3 अलग अलग डायरेक्शन में जाती है। ठीक है ना, अमरकंटक प्लेटू से। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा, गुरु शिखर जो पर्वत चोटी है वो गुजरात में नहीं है, बल्कि ये राजस्थान में है। ठीक है, माउंट आबू पे ये स्थित है। यहाँ पे जैन मंदिर भी है। ये राजस्थान में, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो सत्य स्टेटमेंट जो है वो केवल एक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पॉलिटी स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति की समान है। ठीक है, ये कथन है पहला। दूसरा कथन है, उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्ति न्यायाधीश भारत के किसी भी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन का कार्य नहीं कर सकता। दोनों ही स्टेटमेंट सही है कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के जस्टिसेस को हटाने की जो नेचर है, जो रीति है, वो सिमिलर है। ठीक है, और जो उच्चतम न्यायालय के जो सेवानिवृत्त अधिकारी न्यायाधीश होते हैं, जो रिटायर्ड जजेस होते हैं, वो कहीं पे भी अगेन काम नहीं कर सकते। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, लेकिन एक दूसरे के कथन और कारण नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, असत्य कथन का चयन करना है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। ठीक है, भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से दोनों सदनों के प्रति उत्तरदायी होती है। कोई भी मंत्री लोक लेखा समिति का सदस्य निर्वाचित नहीं हो सकता, और इनमें से कोई नहीं। असत्य कथन आई होप आपने अभी तक करेक्ट कर लिया होगा। टिक, ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। ठीक है, दोनों सदनों के प्रति नहीं उत्तरदायी होते हैं। जो भी मंत्रिपरिषद होती है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो लोकसभा के प्रति होती है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी सारे स्टेटमेंट सही थे। ठीक है, जो भी मंत्री होते हैं वो राज्यसभा और लोकसभा कहीं से भी बन सकते हैं। कोई भी मंत्री लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। ठीक है, लोक लेखा समिति बेसिकली क्या बोलते हैं, राज्यसभा और लोकसभा से रिलेटेड होगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने के क्रम में सबसे अंतिम कौन सा है? ठीक है, तो आपको याद रखना है, मतलब कि कौन सा राज्य सबसे लास्ट में बना था। ठीक है, तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, जो 1987 में बना था। ठीक है, आपको जितने भी राज्य बने हैं उनका क्रम आपको एक बार याद रखना है, किसी ट्रिक के माध्यम से कैसे भी आप इसको याद रख सकते हैं, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ना कुछ क्वेश्चन इससे बनाए जाते हैं, या तो सीक्वेंस दे दिया जाएगा कौन पहले बना था, या तो मैच दी फॉलोइंग दे दिया जाता है ईयर से रिलेटेड। आप एक ट्रिक के थ्रू कैसे भी इसको याद रखिए जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किन के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति का
इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। मतलब बेसिकली इतनी सी बात है कि जो राज्य की कार्यपालिका है और जो केंद्र की कार्यपालिका है उन दोनों के बीच में टकराव ना हो, ठीक है, दोनों के बीच में एक डिफरेंस रहे, तो वो आर्टिकल 257 से श्योर किया गया है, ठीक है। आर्टिकल 257 दोनों के बीच में गैप की बात करता है। असत्य कथन आपको चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 58 है, जिले में उच्चतम दंड न्यायालय जिला और सेशन न्यायाधीश का न्यायालय होता है, तो ये बात सही है। जिले में 3 टाइप के न्यायालय हो सकते हैं, दंड न्यायालय, जिला और सेशन न्यायाधीश का न्यायालय होता है, ठीक है। ये उच्चतम न्यायालय होता है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय से परामर्श कर राज्यपाल द्वारा की जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के परामर्श पे की जाती है, ठीक है, प्रेसिडेंट द्वारा। लेकिन जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं उसमें जो भी न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ राज्यपाल डिस्कस करके करता है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट है, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति का पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम 10 वर्ष या उससे अधिक अवधि का अधिवक्ता अथवा संघ या राज्य न्यायिक सेवा में सेवारत पदाधिकारी होना चाहिए। चौथा स्टेटमेंट है, यदि सेशन न्यायाधीश मृत्युदंड का निर्णय दे तब मृत्युदंड से पूर्व उच्च न्यायालय द्वारा उसका पुष्टिकरण अनिवार्य होता है। सो ये बात भी सही है। जो असत्य स्टेटमेंट है वो ऑप्शन सी है, 10 वर्ष नहीं होता है, 7 वर्ष के लिए होता है, ठीक है। सो ये बात आप याद रखिएगा, 7 वर्ष के लिए होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की चौथी अनुसूची का संबंध राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के संबंध में उपबंध है। सो ये कथन गलत है, ठीक है, केवल पहला कथन सत्य होगा। 5वीं अनुसूची में नहीं बल्कि ये 6वीं अनुसूची में बात की गई है, ठीक है, MATM की, ठीक है, MATM की जो बात की गई है मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम की, वो 6ठी अनुसूची में की गई है। 5वीं अनुसूची में इन चारों स्टेट्स को एक्सक्लूड करके बाकी जनजातीय क्षेत्रों के संबंध में बात की गई है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ए करेक्ट हो जाएगा इसके रिगार्डिंग। 60 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित पर विचार करना है आपको, समान नागरिक संहिता, छोटे परिवार का मानदंड, समान कार्य के लिए समान वेतन और प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान में वर्णित नीति निर्देशक सिद्धांतों में अवस्थित है, सम्मिलित है? तो आपको पता होगा समान नागरिक संहिता की बात की जाती है, आर्टिकल 44, ठीक है। समान कार्य के लिए समान वेतन की भी बात की गई है, ठीक है। छोटे परिवार का मानदंड नहीं है ऐसा कुछ भी हमारे DPSP में, ठीक है। तो सिर्फ और प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, इसकी भी बात नहीं की गई है, ठीक है। तो 1 और 3 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी, ये हमारे नीति निर्देशक तत्व में सम्मिलित है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक आधार पर राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? सो आपको पता है कि संवैधानिक आपातकाल मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी की बात हो रही है, नेशनल इमरजेंसी की बात नहीं हो रही है। बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह ये दोनों ही नेशनल इमरजेंसी का पार्ट है, ना कि संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी का, ठीक है। तो ये दोनों तो नेशनल इमरजेंसी हो गए। सांविधिक कठोरता के आधार पर भी नहीं की जा सकती है, ये तो किसी भी केस में नहीं की जा सकती है। केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या उसे प्रभावी बनाने में असफल है अगर कोई भी स्टेट, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी का प्राविधान है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन 97वां संविधान संशोधन के संबंध में सत्य है? तो इस संशोधन द्वारा सहकारी समिति गठित करने के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया था, तो ये बात सही है। आर्टिकल 19 में इसको ऐड किया गया था। इस संशोधन द्वारा संविधान में एक नया भाग 9B जोड़ा गया था। सो दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। वित्तीय आपातकाल की घोषणा वापस लेने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय एक अनुवर्ती घोषणा कर वित्तीय आपातकाल की घोषणा वापस ली जा सकती है, तो ये बात सही है। ऐसा नहीं है कि वित्तीय आपातकाल को वापस लेने के लिए पार्लियामेंट में कोई प्रोसीजर होगा, ठीक है। सिंपली राष्ट्रपति जो होता है उसको वापस ले सकते हैं, ठीक है। ऐसी घोषणा को संसदीय मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये बात सही है। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में आपको बताना है कि लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के द्वारा या तो इसके सदस्यों के बीच से या इसके सदस्यों के बाहर से चुना जा सकता है। तो इतना तक तो सही था, ये गलत था। लोकसभा के बाहर का कोई सदस्य लोकसभा अध्यक्ष नहीं बन सकता है, सो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। लोकसभा अध्यक्ष की चुनाव की तारीख लोकसभा सचिवालय द्वारा निर्धारित की जाती है। सो लोकसभा एक सेकेंड,
लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की जो तारीख होती है वो लोकसभा सचिवालय डिसाइड करता है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 65 है, जिला न्यायाधीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिला न्यायाधीश जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है, उसमें उसे केवल सिविल मामलों में अपीली क्षेत्राधिकार प्राप्त है। तो जिला न्यायाधीश की बात करें तो वो अपने यहाँ का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है, ये बात सही है, लेकिन उसको सिर्फ सिविल नहीं बल्कि क्रिमिनल मामलों में भी अपीली क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है, इसलिए ऑप्शन ए सिर्फ सही है, बी गलत है। धन विधेयक के संदर्भ में आपको असत्य कथन बताना है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार के प्रत्येक विधेयक को सरकारी विधेयक माना जाता है। इसे संसद का कोई भी सदस्य प्रस्तुत कर सकता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें तो ऑप्शन डी गलत है, ठीक है। इसे कोई भी सदस्य नहीं प्रस्तुत करता है, इसे सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, मतलब वो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए और रूलिंग पार्टी का सदस्य होना चाहिए, क्योंकि धन विधेयक जो होता है वो रूलिंग पार्टी से संबंध रखता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब आर्टिकल 67 देख लेते हैं। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत किसी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल की सूची में शामिल कर सकते हैं, मतलब एसटी कम्युनिटी में राष्ट्रपति किस आर्टिकल के थ्रू किसी भी जाति को शामिल कर सकते हैं, तो वो है आर्टिकल 342, ठीक है। 343 लैंग्वेज से रिलेटेड है, याद रखिएगा। पिछड़ा वर्ग पर राष्ट्रीय आयोग के संदर्भ में आपको सही कथन बताना है, ठीक है। इसे 2018 में 102वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था, तो ये बात सही है। 101वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जीएसटी, 102वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम एनसीबीसी मतलब कि पिछड़ा वर्ग से रिलेटेड है, और 133वां जो है वो ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड है। याद रखिएगा ये तीनों ही बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आयोग के सदस्यों की सेवा और कार्यकाल की शर्तें संसद द्वारा निर्धारित की जाएगी। तो 68 की बात करें तो केवल पहला सही है, ठीक है, ये संसद नहीं डिसाइड करेगा, ठीक है। 63rd क्वेश्चन देख लेते हैं, सॉरी 69। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के बारे में पूछना है, ठीक है। मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्षों का अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तीनों स्तरों पर पंचायत के सभी सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें तो दोनों ही सही है। देखो पंचायतों के अध्यक्ष जो होते हैं, ठीक है, वो इनडायरेक्ट चुने जाते हैं, लेकिन जो मेंबर्स होते हैं वो सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। मेंबर्स को लोग वोट करके भेजते हैं, लेकिन वो मेंबर्स आपस में एक अध्यक्ष चुनते हैं जो कि इनडायरेक्ट होता है, उसके लिए वोटिंग नहीं होगी लोगों के द्वारा, ठीक है। ये दोनों बात ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोनों के लिए, ये इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित निम्न पदों में से कौन सा एक मूल प्रस्तावना में वर्णित नहीं था। तो आपको पता है कि जो मूल प्रस्तावना थी उसमें अखंडता नहीं वर्णित है, ये 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था, ठीक है ना। 3 चीज़ें ऐड की गई थी, आप कमेंट में बताइएगा कौन कौन सी चीज़ें की गई थी अखंडता के अलावा। वित्त आयोग के सदस्यों के लिए योग्यताएं क्या होगी। तो वित्त आयोग का जो भी सदस्य होता है वो भारत की संसद द्वारा निर्धारित की जाती है, उससे रिलेटेड योग्यताएं, ठीक है। वो राष्ट्रपति नहीं निर्धारित करेगा, संविधान में उल्लेखित नहीं है, और केंद्रीय वित्त मंत्री भी निर्धारित नहीं करता है, ये भारत का संसद निर्धारित करता है कि क्या योग्यताएं होंगी, ठीक है। फाइनेंस कमीशन की कौन सा वित्त आयोग इस समय चल रहा है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। भारत की संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। किसी कारणवश वह अनुपस्थित है तो इस बैठक की अध्यक्षता लोकसभा उपाध्यक्ष करता है। यदि किसी कारणवश लोकसभा उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तो इस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। तो राज्यसभा का सभापति नहीं कर सकता क्योंकि वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है, ठीक है। तो राज्यसभा का उपसभापति इसकी अध्यक्षता कर सकता है, ठीक है। तो 72 का सी करेक्ट हो जाएगा, और अगर वो भी उपस्थित नहीं है तो सबसे वरिष्ठतम सदस्य जो लोकसभा का होगा वो कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक लोक लेखा समिति के संबंध में सत्य नहीं है। तो जो लोक लेखा समिति होती है उसका अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष इस समिति की अध्यक्षता करता है, ये सत्य नहीं है, ठीक है, ये इनकरेक्ट है। बाकी ये सही है कि संसद द्वारा गठित की जाती है, इसमें राज्यसभा के सदस्य भी होते हैं 7, ठीक है। 15 और 7 का कॉम्बिनेशन होता है, और इसे प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसका जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा का अध्यक्ष नहीं होता है, वो जनरली ऐसा ट्रेंड है कि विपक्ष का जो नेता होता है उसे रखा जाता है। कथन और कारण दिया गया, भारत में अमीर और गरीब दोनों को पोषित है। भारत में सभी के लिए पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादित नहीं है।
सो दोनों ही पर्याप्त खाद्यान्न तो है, बस उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। पर्याप्त खाद्यान्न है, हम एक्सपोर्ट बहुत अच्छी मात्रा में करते हैं, लेकिन उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है कि अमीर और गरीब दोनों ही कुपोषित है, लेकिन इसका रीज़न गलत है। तो ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन फतेहपुर में स्थित है। सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना फूलपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें तो दूसरा तो सही है, और उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन जो है वो फतेहपुर में ना स्थित होकर आगरा में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। लघु उद्योग विकास संगठन, ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना वर्ष क्या है? तो 1954 में लघु उद्योग विकास संगठन बना था। ठीक है, 1954 में। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी फैक्चुअल होते हैं, याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम हैदराबाद, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम, ठीक है, भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड नई दिल्ली, और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम चेन्नई। आपसे पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब इनकरेक्ट। तो खनिज विकास निगम हैदराबाद में है, इस्पात निगम विशाखापट्टनम में, और कंटेनर निगम न्यू दिल्ली में। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम जो है ये भी दिल्ली में, ये चेन्नई में नहीं है। तो इसका भी आंसर दिल्ली ही होगा, यही इनकरेक्ट था। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। भारत का विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में निम्नलिखित में से कौन सा एक मध्य समूह सम्मिलित है? तो ये बेसिकली आपका हो जाएगा विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति संपत्ति, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित स्वर्ण तथा विशेष आहरण अधिकार SDR जो है वो सम्मिलित है। ठीक है, ऑप्शन ए। 71 देख लेते हैं। कथन और कारण है, फेमा अधिनियम 1999 1 जून 2000 को भारत में प्रभावी हुआ। फेरा को वर्ष 2000 में समाप्त कर दिया गया। सो क्वेश्चन नंबर 79 की बात करें तो दोनों ही सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। ठीक है, पहले 27 वर्ष पुराना जो फेरा अधिनियम था उसको 2000 में समाप्त करके फेमा अधिनियम को लाया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत वर्तमान में ओपेक का सदस्य नहीं है? तो आपको पता होगा, अभी ये करंट की न्यूज़ थी कि ओपेक की सदस्यता कतर ने छोड़ दी है। तो कतर इस समय वर्तमान में ओपेक का सदस्य नहीं है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। निम्नलिखित समितियों में से कौन सी समिति सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो फिर 81 का जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा डी। राकेश मोहन समिति जो है वो प्राथमिक पूंजी बाजार से रिलेटेड नहीं है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से रिलेटेड है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से रिलेटेड है। ठीक है, भगवती समिति बेरोजगारी से, वाचु समिति डायरेक्ट टैक्सेस से, और गोस्वामी समिति इंडस्ट्रियल रुग्णता से संबंधित है। ठीक है, चौथी औद्योगिक क्रांति उद्योग 4.0 में से प्रमुख तत्व क्या है? तो उद्योग 4.0 जो है वो बेसिकली इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, इन तीनों की बात करता है। मतलब ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चौथी उद्योग क्रांति जो है वो आज के ज़माने की सबसे डेवलप्ड उद्योग क्रांति है। ठीक है ना, उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। भारत में सेवा क्षेत्र का तीव्र विकास तो हुआ है, परंतु यह क्षेत्र कम रोजगार सृजन की क्षमता रखता है और उच्च कौशल की मांग करता है। उद्योग क्षेत्र के पास अधिक रोजगार सृजन की क्षमता है। तो ऑप्शन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 83 की बात की जाए तो दोनों ही सही है, एक दूसरे की कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, बस एक दूसरे को रिलेट नहीं करते। उद्योग क्षेत्र के पास अधिक रोजगार सृजन करने की क्षमता है, ये बात सही है। और भारत का सेवा क्षेत्र है, सर्विस सेक्टर, वो काफ़ी डेवलप हुआ है, लेकिन इसमें स्किल बहुत ज़्यादा चाहिए और हमारे यहाँ स्किल की कमी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 की बात की जाए, टेफ्लॉन का रासायनिक नाम क्या है? तो जो टेफ्लॉन होता है उसका रासायनिक नाम होता है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। ठीक है, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। ठीक है, दिस इज द नेम ऑफ टेफ्लॉन। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? तो जो ध्वनि तरंगें होती हैं वो मैकेनिकल तरंग होती है, ये विद्युत चुम्बकीय नहीं होती है। ठीक है, बाकी की जो एक्सरे हैं, रेडियो तरंगें और प्रकाश तरंगें, ये तीनों ही
विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 86 की बात करें तो भू स्थिर उपग्रह से संबंधित असत्य कथन का चयन करना है आपको। ठीक है, तो ये एक भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी की सतह से लगभग 35,800 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है या पृथ्वी के घूर्णन के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करता है। भू स्थिर उपग्रह का परिभ्रमण काल 24 घंटे का होता है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो असत्य कथन की बात की जाए तो 86 का जो ऑप्शन बी है वो इनकरेक्ट है। वो विपरीत दिशा में नहीं, सेम दिशा में, ठीक है, परिभ्रमण करता है जो उपग्रह होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था? ठीक है, तो नैनो टेक्नोलॉजी जो शब्द था वो सबसे पहले नोरिया टनीगुची ने दिया था। नोरिया टनीगुची या फिर टॉनीगुची ने दिया था। ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉलीमर नहीं है? तो पॉलीस्टाइरिन एक पॉलीमर है, टेफ्लॉन भी एक पॉलीमर है और नाइलॉन भी एक पॉलीमर है। कैप्रोलैक्टम एक पॉलीमर नहीं है। ठीक है, तो 88 का जो राइट ऑप्शन होगा वो डी होगा। निम्नलिखित में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी? ठीक है, तो ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक उस विकिरण में होगी जिसकी रेंज जो होगी, जिसकी वेवलेंथ होगी सबसे कम होगी। ठीक है ना, तो अगर सबसे कम वेवलेंथ की बात की जाए, ठीक है, तो 200 से 280 का रेंज हो जाएगा इन चारों ऑप्शंस में से। तो इसकी ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी। ठीक है, जो ऊर्जा होता है और जो वेवलेंथ होता है उसमें इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से स्टेनलेस स्टील के चुंबकीय गुण समाप्त किए जा सकते हैं? सो अगर कोई भी मिश्र धातु है, ठीक है, और उसमें हम निकिल मिला दें तो इसके जो चुंबकीय गुण है वो समाप्त किए जाते हैं। और जनरली निकिल ही मिला के लोग इसकी चुंबकीय गुण को समाप्त करने की कोशिश भी करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 है, असत्य कथन बताना है आपको। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है। ठीक है, प्लास्टिक कोबरा सर्प का विष तंत्रिका ऊतकों को प्रभावित करता है। प्लास्टिक से उत्पन्न होने वाली गैस इथिलीन है और ध्वनि का अधिकतम वेग निर्वात में होता है। तो अगर आपको ये चीज़ पता है तो बाकी सब नहीं पता है तो आप कर सकते हो। प्रकाश का अधिकतम वेग निर्वात में होता है, ध्वनि निर्वात में नहीं चलती है, वैक्यूम में नहीं चलती है। ठीक है, उसके लिए कोई मीडियम चाहिए जो नहीं है ध्वनि के वैक्यूम में, इसलिए ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। बाकी ये तीनों चीज़ें सही हैं और ये फैक्ट है, आपको इसे याद रखना है कि हवाई जहाज में जो ब्लैक बॉक्स है उसका रंग नारंगी होता है। कोबरा का जो विष है वो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, मतलब न्यूरोटॉक्सिक होता है वो। और प्लास्टिक से उत्पन्न होने वाली गैस इथिलीन है। आई थिंक ये तो आप सबको पता होगा। 92 देखते हैं। चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा वनस्पति तेल में बनाना चाहिए। वनस्पति तेल में संतृप्त वसाएं होती हैं, इसका रीजन इन्होंने ये दिया। तो क्वेश्चन सही है, कथन सही है कि हमें वनस्पति तेल में बनाना चाहिए। इसका रीजन ये होता है कि उसमें असंतृप्त वसाएं होती हैं और इसीलिए हमें यूज़ करना है। असंतृप्त वसाएं जो होती हैं अच्छी होती हैं इन कंपैरिजन टू संतृप्त वसाएं। ठीक है, असंतृप्त का मतलब होता है अनसैचुरेटेड फैट्स, तो अनसैचुरेटेड होती हैं, ठीक है, ना कि संतृप्त। तो ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। टैकियान से क्या तात्पर्य है? सो टैकियान एक वर्ड है, ठीक है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है देखा जाए तो ये प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले परिकल्पित कण के लिए हमने यूज किया है वर्ड टैकियान। ठीक है, जो प्रकाश से भी तेज गति कर सकते हैं। ठीक है, उनको हम सिर्फ परिकल्पित किया है, ये नेचुरली ओरिजिनली होते हैं कि नहीं कंफर्म नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। एक सेकेंड रुक जाइएगा। हाँ, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पेट की अम्लता को दूर करने तथा अग्निशामक यंत्रों में भी किया जाता है? तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है, इसको पेट की अम्लता को दूर करने के साथ साथ अग्निशामक यंत्रों में भी इसका यूज़ करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब NaHCO3, ठीक है, और सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और सोडियम बाइकार्बोनेट का ही यूज़ हम बेकिंग इंडस्ट्रीज में भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। दांतों का इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। मुंह के pH का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। तो 95 की बात करें तो दोनों ही चीज़ें सही हैं लेकिन एक दूसरे को रिलेट नहीं करता है। जो सेकेंड है वो कारण नहीं है उसका। ठीक है, दोनों अलग अलग सही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 96 की बात करते हैं। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो अगर हम बात करें तो अंगूर में टार्ट्रिक एसिड मिलता है, बिच्छू के डंक में मेथनोइक एसिड मिलता है और टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड मिलता है। जो दुर्गंध युक्त मक्खन होता है उसमें लैक्टिक एसिड नहीं मिलता, उसमें ब्यूटेरिक एसिड मिलता है। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट था, बाकी सब सही था, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
यदि लाल रंग के किसी फूल पर एक वर्णी हरा प्रकाश पड़ता है तो वो फूल कैसा दिखाई देगा, ठीक है। तो अगर लाल रंग का फूल है और उस पर दूसरा प्रकाश पड़ रहा है तो वो उसको ऑब्जॉर्ब नहीं करेगा, ठीक है, और वो फूल हमें काले रंग का दिखाई देगा, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल क्या है, तो कोलेस्ट्रॉल एक एल्कोहल है, ठीक है, जो कि बेसिकली बैड एल्कोहल जिसको हम बोलते हैं। तो ये जंतु वसा में उपस्थित वशी एल्कोहल है, फैटी एसिड है, फैटी एल्कोहल है, ठीक है ना। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है, इसके अनुसार दक्षिण एशियाई देशों में किस देश का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है। तो अगर हम दक्षिण एशियाई देशों की बात करें तो बांग्लादेश का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2021 में 74वें ब्रिटिश एकेडमी फिल्म बाफ्टा के लिए द फादर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का प्राइज द फादर फिल्म के लिए किसको मिला था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है एंथनी हॉपकिंस है, उनको द फादर के लिए सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड मिला था। सो आज के वीडियोस में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट में हम इस पूरे टेस्ट सीरीज को कवर कर लेंगे 101 से 150 के क्वेश्चंस को। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आगे आने वाले जितने भी टेस्ट सीरीज होंगे ध्येय आई एस की यूपी पीसीएस रिलेटेड, उस सबको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।